नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जब बेटी को पिता से चुपके से लिए हुए दहेज के बारे में पता चला तो उसने ऐसा क्या किया कि ससुराल वालों के होश ठिकाने आ गए। गौरी जल्दी तैयार हो जा, लड़के वाले तुझे देखने आते ही होंगे। गौरी अपने कमरे से आवाज लगाते हुए बोली, हाँ माँ आई। कुछ देर बाद गौरी की माँ प्रभा जी फिर से आवाज लगाते हुए बोली, बेटी कहाँ हो, जल्दी आओ, वे लोग आ चुके हैं। गौरी अभी भी अपने कमरे में आंसू बहा रही थी। माँ की आवाज सुनकर तुरंत आंसू पोंछकर बाहर निकली। माँ कहने लगी, क्या हुआ तुम्हारी आंखें, तुम रो रही थी क्या? उसने कुछ नहीं कहा, उसने सिर्फ कहा, मेरी आंखों में कुछ चला गया था। उसकी माँ उसे नीचे ले गई जहां लड़के के घर वाले बैठे हुए थे। घर वालों में बाहर वाले भी शामिल थे। लड़के की माँ, उसके पिता, उसके भाई, उसकी बुआ, उसके फूफा, उसके मामा मामी, ताऊ ताई, दादी और भी बाकी कई सारे उनके रिश्तेदार लड़की देखने के लिए आ चुके थे। गौरी ने जैसे ही उन सबको एक साथ देखा तो वह एकदम सकपका गई। जैसे तैसे खुद को संभाला और मन ही मन सोचने लगी, इतने सारे लोग लड़की देखने आए हैं। लड़की को जैसे ही लड़की की दादी ने देखा, उसे बैठने को कहा और तुरंत सवालों की बौछार करने लगी। बेटे तुम कितनी पढ़ी लिखी हो? तुम खाना बनाना जानती हो क्या? तुम घर का सारा काम कर लेती हो? तभी लड़की की बुआ बोली, अरे तुम्हें आजकल की नई नई डिश बनानी आती है? क्योंकि भाई हमारे यहाँ तो सबको वही पसंद है। गौरी अपनी नजर झुका के अभी तक सब कुछ सुन रही थी। जैसे ही लड़के की बुआ ने प्रश्न किया, वह तुरंत जवाब देते हुए बोली, आप लड़की की क्या लगती हैं? लड़की की बुआ ने कहा, मैं रोहित की सगी बुआ हूँ। गौरी ने पूछा, आपका ससुराल कहाँ है? तो बुआ जी ने कहा, ऑस्ट्रेलिया में। इस पर गौरी ने ताना मारते हुए कहा, बुआ जी आप क्या ऑस्ट्रेलिया से भारतीय डिश खाने हमारे घर ही आओगी क्या? ऑस्ट्रेलिया में आपको वैसी डिशेस नहीं मिलती है? वैसे भी मुझे आजकल की जंक फूड पसंद नहीं है और ना ही मैं बनाना जानती हूँ। ये सब सुनते ही लड़की के पिता दिवाकर चिल्लाते हुए कहने लगे, ए लड़की, कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं? बड़ों के सामने अपना मुंह खोल के जवान चला रही हो कि तुम्हारे माता पिता ने बड़ों का सम्मान करना नहीं सिखाया? गौरी कहने लगी, मेरे माता पिता ने मुझे बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं और आप कौन होते हो मेरे माता पिता के संस्कार पर उंगली उठाने वाले? गौरी की माँ उसे चुप रहने को कहती है तो गौरी चुप हो जाती है। गौरी के पिता राज लड़के के पिता से क्षमा मांगते हैं। वह कहते हैं, दिवाकर जी मेरी बेटी को क्षमा कर दीजिए, वह भी नासमझ है। दिवाकर जी कहते हैं, ठीक है प्रभाकर जी, मैं उसे एक बार के लिए क्षमा कर देता हूं, परंतु ऐसी हरकत अगर दोहराई तो सहने योग्य नहीं होगा। गौरी को उसके कमरे में भेज दिया जाता है। इधर सभी लोग कहते हैं, आपकी बेटी तो दिखने में बहुत ही सुंदर है पर बहुत ही जवान चलाती है। अगर वे अपनी जवान संभाल कर चलाए तो हम उसे अपनाने को तैयार हैं, क्योंकि हमारे घरों में बहू और बेटियां जवान नहीं चलाती और ना ही बड़ों के सामने अपना मुंह खोलती हैं। प्रभाकर जी उन सभी से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि वह गौरी को समझा देंगे। साथ ही आश्वासन देते हैं कि भविष्य में ऐसा कभी नहीं होगा। तो अब रिश्ता पक्का समझे, दिवाकर जी ने कहा। प्रभाकर जी ने हाँ कहकर अपनी स्वीकृति दे दी और अपनी पत्नी को आवाज लगाई, अरे भाग्यवान, मिठाई लेते आओ, समधी जी का मुंह मीठा करना है। सभी लोगों का मुंह मीठा करवाने के बाद दिवाकर जी अब प्रभाकर जी से अकेले में कुछ बात करने की इच्छा व्यक्त करते हैं। फिर वह लोग सामने वाले कमरे में चले जाते हैं। क्या बात होती है ये किसी को कुछ पता नहीं चलता है। उसके बाद लड़के के घर वाले खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं और जल्दी शुभ मुहूर्त निकालने को कहते हैं।
सगाई की तारीख पंडित जी से बुलवाकर 15 दिन बाद रखी जाती है और 1 महीना बाद शादी की तारीख फिक्स की जाती है। देखते ही देखते सगाई की तारीख पहुंच चुकी थी। सभी तैयारियां हो चुकी थी। तभी प्रभाकर जी को दिवाकर जी का फोन आया और वो कहते हैं, अब समधी जी, यदि सारी तैयारियां हो चुकी हैं तो हम अब यहाँ से निकलें। प्रभाकर जी हाँ कहते हैं। पंडित जी भी पधार चुके थे। सारे रिश्तेदार भी आ चुके थे। जिस घड़ी का इंतजार था वह घड़ी जल्दी ही आ गई थी। पंडित जी के मंत्रोच्चारण के साथ दूल्हा दुल्हन ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई और उनकी सगाई रस्म संपन्न हुई। फिर दूल्हा दुल्हन ने सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया। दिवाकर और प्रभाकर जी ने अभी तक किसी को भी ये नहीं बताया था कि कमरे के अंदर क्या बातचीत हुई है। उन्होंने सभी से इस बात को छुपाकर रखा था। दिवाकर जी ने सभी से कहा कि समय आने पर सभी को पता चल जाएगा। दिवाकर जी ने सभी से कहा कि यह विवाह एक दहेज मुक्त विवाह होने वाला है। उन्होंने लड़की वालों से कुछ भी दहेज नहीं देने का प्रण लिया। सभी लोग बहुत ही खुश थे, कारण लड़के वाले अब दहेज नहीं चाहते थे। परंतु किसी को इस बात की भनक नहीं थी कि पिता दिवाकर के मन में क्या चल रहा था। क्या वो सही में दहेज के खिलाफ थे या फिर वह बिना दहेज के शादी नहीं करना चाहते थे। इस बात का अंदाजा किसी को भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। भारत में खुलेआम अभी भी दहेज प्रथा चल रही है। कोई भी बिना दहेज की शादी की बात तक नहीं उठाता और यहाँ दिवाकर जी दहेज मुक्त विवाह की बात कर रहे थे। शायद इसलिए क्योंकि दिवाकर जी एक सरकारी विभाग के कर्मचारी रह चुके थे और उनकी पत्नी भी प्राइमरी स्कूल की टीचर थी और सरकारी की ओर से दहेज लेना या देना अपराध के सम्मान माना गया है और उनसे शपथ लिया गया है। शायद इसलिए दिवाकर जी बिना दहेज के अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते थे, जिससे कि वह सभी के लिए एक मिसाल बनी, साथ ही अपना नाम इतिहास के उस पन्नों में दर्ज करवा सके जहां पर उन सभी व्यक्तियों का नाम लिखा है जिन्होंने दहेज नहीं लिया है। इधर गौरी के पिता कॉलेज के प्रोफेसर थे और उसकी माता गृहिणी थी। उसका छोटा भाई MSc फिजिक्स कर रहा था और साथ ही UPSC की तैयारी भी कर रहा था। गौरी ने भी 4 बार UPSC की परीक्षा दी, परंतु दुर्भाग्यवश वह मेंस की परीक्षा पास नहीं कर सकी और साथ ही इस कारण उसकी उम्र भी बढ़ती जा रही थी। इसलिए उसके माता पिता ने उसकी शादी करने का निर्णय ले लिया। गौरी के होने वाले पति रोहित का बहुत बड़ा बिजनेस था, जिसमें उसका छोटा भाई सुमित उसकी मदद करता था। वो सभी संयुक्त परिवार में रहते थे। गौरी और रोहित की शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। रिश्तेदारों में शादी के कार्ड बंट चुके थे। घर में मेहमान आ रहे थे। चारों ओर खुशी का माहौल था। इधर गौरी के घर में गौरी अपने कमरे में खुद को बंद कर सुबक सुबक कर रो रही थी। तभी उसका छोटा भाई जय दौड़ते हुए आया और दरवाजा खटखटाने लगा। दीदी दीदी, जल्दी दरवाजा खोलो, मामा जी आए हैं और तुमको बुला रहे हैं। गौरी हड़बड़ाकर उठ जाती है और जाकर दरवाजा खोलती है। उसके मामा जी उसकी माँ के साथ कमरे में आ जाते हैं। गौरी अपने आंसू पोंछने लगती है, फिर भी मामा जी को देखते ही उसके आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। उसकी माँ और मामा दोनों मिलकर उसे समझाते हैं कि अरे पगली, तू क्यों रोती है? तू हम लोग को छोड़कर कहीं दूर थोड़ी जा रही है। वैसे भी तुम्हारा ससुराल हमारे शहर से केवल 2 घंटे की दूरी पर ही तो है। तुझे कितना समय लगेगा आने में? जब चाहे तब आ सकती हो और शादी के बाद तुझे नया परिवार मिलेगा और तुम्हारा पति का बिजनेस भी तो हमारे शहर में है, तो जब चाहे हमसे मिलने आ सकती हो। और ये क्या, जब देखो अपने कमरे को बंद करके रोती रहती है। तभी गौरी के मामा जी कहते हैं, गौरी,
यहाँ देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, और अगर तुम्हें ये पसंद है तो तुम ये रख लो, अगर नहीं पसंद है तो तुम्हारा दूसरा मंगवा देता हूँ। उसके लिए उसके मामा जी कुछ गहने लाए थे। उन्होंने उसे सारे गहने खोलकर दिखा दिए। ये सब देखते ही गौरी थोड़ी खुश हो जाती है, पर फिर भी उसका मन उदास रहता है। उसकी माँ उसे गहने पसंद करने को कहती है। वह उदास मन से गहने देखने लगती है। वह अपनी माँ से कहती है, माँ, ये तो बहुत अच्छा है ना, ये मेरे ऊपर कितना जच भी रहा है, मैं इसे रख लेती हूँ। गौरी की माँ प्रभा उससे कहती है, ठीक है बेटी, तुझे इसमें से जो भी पसंद हो तुम उसे रख लो, और मैं नीचे जा रही हूँ और तुम्हारी मामी को भेज देती हूँ। तुम तैयार हो जाना, तुम्हारी मामी तैयार होने में तुम्हारी मदद कर देगी। मुझे मेहंदी के लिए कुछ तैयारी करनी है, और तुम्हारे गांव की बुजुर्ग महिला आती होंगी। शाम को कुछ महिलाएं ढोलक बजा रही थी और कुछ गीत गा रही थी और नाच भी रही थी। गौरी को बीच में बिठाया गया और उसे मेहंदी लगाने की रस्म शुरू कर दी गई। उसके बाद खाना पीना हुआ और देर रात को सभी सोने चले गए। पर गौरी के पिता और गौरी की आंखों में नींद कहाँ थी। वह लोग सोने की कोशिश करते, फिर भी सो न पाते। इसी उधेड़-बुन में सुबह होने को चली थी। सुबह होते ही गौरी की माँ उठकर सारा काम निपटाने लगी और जल्दी से जाकर गौरी के कमरे में दस्तक देते हुए उसे उठने को कहती है। दूसरे दिन हल्दी की रस्म शुरू हो जाती है। लगभग सभी मेहमान आ चुके थे। इधर दिवाकर जी के घर में भी हल्दी की रस्म संपूर्ण हो चुकी थी। दोनों ओर ब्याह के ढोल बज रहे थे। सारे माहौल में खुशी नजर आ रही थी। सभी के चेहरे चमक रहे थे। गौरी के पिता प्रभाकर शादी वाले दिन से एक दिन पहले अपने कमरे में बैठते ही कुछ दिन पहले हुए अतीत की घटना में लौट जाते हैं। उस कमरे की वार्तालाप उनके कानों में गूंजने लगती है। जब दिवाकर जी कहते हैं, देखिए प्रभाकर जी, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी है, और जब आप अपनी बेटी को इतने सारे गहने उपहार स्वरूप दे ही रहे हैं, वो कुछ रुपए पैसों की बात हो जाए तो अच्छा है। फिर भी मैं तो दहेज के खिलाफ हूँ। दहेज लेना अच्छी बात नहीं है, और मैं इन पैसों का क्या करूँगा। आप जो भी देंगे आप अपनी बेटी और दामाद को ही देंगे। दिवाकर जी गौरी के पिता को बहलाते हैं। आप जो भी देंगे आपकी बेटी का ही होगा, उसमें हमारा या हमारे परिवार का कोई अधिकार नहीं होगा, और आपकी बेटी ही अपनी संपत्ति की हकदार होगी। हमारे परिवार में कोई भी उस संपत्ति पर नजर नहीं डालेगा। दिवाकर जी अपनी बात जारी रखते हैं, तो क्या आप 30 लाख और सारे गहने सोने को देने को तैयार हैं? तो फिर ये रुपए आप अपनी बेटी के खाते में जमा कर देना। प्रभाकर जी अपनी स्वीकृति देते हैं और कहते हैं, मैं अपनी ओर से हर संभव कोशिश करूंगा कि शादी में कुछ कमी ना रहे। दिवाकर जी कहते हैं, और हाँ, खास तौर पर इस बात का पता किसी को भी नहीं चलना चाहिए, खासकर रोहित और गौरी को तो बिल्कुल भी नहीं। वे दोनों आजकल के पढ़े लिखे बच्चे हैं। वे इन सब का विरोध करेंगे, और कहीं बाहर में इस बात का पता किसी और को लग गया तो हमारे साथ साथ आपकी भी बदनामी तय है। लोग तरह तरह की बातें बना देंगे कि कैसे एक पढ़े लिखे प्रोफेसर ने अपनी बेटी की शादी में दहेज दिया, वगैरह वगैरह। जो दूसरों से दहेज ना लेने और ना ही देने की शपथ दिलाते हैं, जागरूकता रैली निकलवाते हैं, उनकी तंद्रा अचानक उनकी घड़ी की बैल बजने से भंग हो जाती है। वे वर्तमान में लौट आते हैं और शादी की तैयारियां देखने के लिए बाहर निकल जाते हैं। शादी की तैयारियों के बीच ही दिन ढल गया, और जिस दिन का इंतजार था एक पिता को वर्षों से, वह दिन आ पहुंचा था। एक तरफ खुशी हो रही थी और दूसरी तरफ गम, क्योंकि उनकी इकलौती लाडली घर छोड़कर ससुराल जाने वाली थी। ये रात गौरी की उसके मायके में आखिरी रात होने वाली थी, जिसके कारण वह रात को ठीक से सो भी नहीं पा रही थी।
इस तरह पूरा दिन निकल चुका था। आधी रात हो चली थी। सभी ओर गहरी शांति छाने लगी। बाहर कुछ लोगों का जमावाड़ा लगा हुआ था। शायद वहां लोग बैठक कर रहे थे। शायद उनके घर भी शादी की शहनाई बजने वाली थी, जिसकी तैयारी वह भी कर रहे थे। और इधर गौरी की शादी की तैयारियां लगभग खत्म हो चुकी थी। केवल सिंदूर दान की रस्म ही बाकी थी, जो अगले ही कुछ ही घंटों में पूर्ण होने वाली थी। बारात का दिन आ गया। सभी लोग हर्षोल्लास से नाच रहे थे। बारात अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ी थी। उसके आगे आगे बैंड बाजे चल रहे थे। नवयुवक डांस कर रहे थे। इधर गौरी के घर में भी सारी तैयारियां हो चुकी थी। केवल दूल्हे का इंतजार था। गौरी अपनी सहेलियों के साथ बालकनी से दूल्हे की रात ताक रही थी। तब अचानक उसकी दोस्त रिया चिल्लाते हुए बोल पड़ी, अरे अरे, वह देखो, सभी बाराती आ रहे हैं। मैं नीचे जाकर सबको बताकर आती हूँ। हाँ चल, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ, रीना बोली। गौरी उन दोनों को थोड़ी देर रुकने को बोलती है। मैं तो सबको बताने जा रही हूँ, बारात पहुंच गई। तो रिया नीचे की तरफ दौड़ते हुए बोली। गौरी रीना का हाथ पकड़कर रोक लेती है। अरे यार, रुको ना, तुम तो मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। अभी उन लोगों को पहुंचने में समय लगेगा, रीना उससे कहती है। गौरी, क्या तुम अपनी यूपीएससी की परीक्षा फिर से दोगी? हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी ये तो मेरा आखिरी अटेम्प्ट होगा, तो मैं मौका गंवाना नहीं चाहती। मैं तो फिलहाल शादी भी नहीं करना चाहती, पर मम्मी के कारण मैं शादी के लिए हाँ की। क्या वह लोग तुम्हें नौकरी करने देंगे? रीना ने पूछा। हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी मैं आजकल की पढ़ी लिखी लड़की हूँ, और आजकल कोई भी लड़का और लड़की में भेदभाव नहीं करता, और मेरे ससुराल वाले तो बहुत ही अच्छे हैं। पर क्या तुम वहाँ अपनी पढ़ाई जारी रख पाओगी? रीना बोली। हाँ, ये तो बात है, पर मैं रोहित से बात कर लूँगी। वैसे भी ये मेरा लास्ट टाइम है, इस बार तो मेरा पक्का हो जाएगा, गौरी चहकते हुए बोली। देखते ही देखते बाराती दरवाजे पर दस्तक दे चुके थे। पंडित जी पहले से वहां विराजमान थे। दूल्हे के आते ही उन्होंने मंत्र उच्चारण के साथ विवाह की विधि प्रारंभ की। वधू को बुलाया जाए, पंडित जी ने कहा। गौरी को उसकी सहेलियां सीढ़ियों से होते हुए नीचे ला रही थी। बीच बीच में रिया और रीना गौरी को छेड़ रहे थे। गौरी भी शर्म से नजरें झुकाए आगे बढ़ रही थी। गौरी ने मंडप पे अपना कदम रखा और एक नजर रोहित की तरफ डाली। रोहित अभी भी गौरी को भी देख रहा था। गौरी अप्सरा से कम सुंदर नहीं लग रही थी। शादी में आए लोग इस जोड़े को देखकर ये कहते नहीं थक रहे थे, ये दोनों तो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। गौरी और रोहित भी इन बातों को सुन रहे थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। शादी विधि विधान से संपूर्ण हुई। अब वर वधू बड़ों से आशीर्वाद ली। पंडित जी ने कहा, प्रभाकर जी, बेटी की विदाई की तैयारी कीजिए। दिवाकर जी ने कहा, जी जी समधी जी, प्रभाकर जी हकलाते हुए बोली। गौरी और रोहित बड़ों का आशीर्वाद दे रहे थे। अभी उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना कर रहे थे। विदाई का दृश्य करुणाजनक था। प्रभा जी अपनी बेटी को गले लगाकर रो रही थी, और उसके पिता के तो आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। भाई भी फूट फूट कर रो रहा था। सभी ने रोते हुए गौरी की विदाई की। सभी बाराती खुशी खुशी दुल्हन को ले जा रहे थे। बारात के लौटने से पहले ही दिवाकर जी के घर पर मीडिया वाले पधार चुके थे। दिवाकर जी ये पूछ रहे थे किस तरह उन्होंने दहेज मुक्त विवाह करवाने का निर्णय लिया। दिवाकर जी अपनी उपलब्धि का वखान कर रहे थे। वे सभी से कह रहे थे, मैं तो दहेज की सख्त खिलाफ हूँ। दहेज देना बहुत बुरी बात है। मेरी तरह सभी व्यक्ति जो अपने बेटों की शादी में दहेज नहीं देते हैं, वे सभी धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने किसी बेटी के पिता को कर्ज मुक्त होने से बचा लेते हैं। दिवाकर जी बहुत ही गर्व से कहते हैं,
आइए आप भी एक दहेज मुक्त विवाह करके समाज में अपनी छाप छोड़ सकते हैं। आइए कुरीति को हम सभी मिलकर समाप्त करें। अगले ही दिन दिवाकर जी की खबर अखबारों में मुख्य पृष्ठ पर दिखने लगी। चारों ओर दिवाकर जी की वाहवाही हो रही थी। सभी लोग उनकी ही बातें कर रहे थे और उनको एक मिसाल के तौर पर देख रहे थे। शादी के दूसरे दिन वधू की मुंह दिखाई की रस्म शुरू हुई। रोहित अपने दोस्तों से गौरी को मिलवा रहा था। फोटोग्राफर हर एंगल से फोटो खींच रहे थे। रात्रि के भोजन के साथ ही रात आधी हो चुकी थी। सभी लोग प्रति भोज के बाद अपने अपने घर जा चुके थे। सुबह होते ही मेहमानों की विदाई शुरू हो गई। एक के बाद एक मेहमान जाने लगे। गौरी सुबह सुबह उठकर नहा धोकर तैयार हो गई और सभी से आशीर्वाद लेने लगी। आशीर्वाद लेने के बाद वह रसोई की तरफ बढ़ने ही वाली थी कि उसकी सासू माँ ने उसे आवाज देते हुए कहा, जा रही है गौरी बेटी, तू आराम कर, मैं सब देख लूंगी। वैसे भी तुम बहुत थक गई होगी। नहीं माँ जी, मैं बाद में आराम कर लूंगी, अभी का नाश्ता मैं बना देती हूँ। ये सब उसकी माँ ने अपनी बेटी को सब समझाकर भेजा था। ठीक है बेटी, जा, तुझे जो बनाना आता हो वो बना ला, उसकी सास कमला जी बोली। उसने सभी के लिए स्वादिष्ट नाश्ता तैयार कर लिया। ये तो बहुत ही सुंदर और स्वादिष्ट लग रहा है। गौरी के ससुर जी उसकी तारीफ कर रहे थे। वो पापा बहुत ही अच्छा बना है। रोहित का छोटा भाई सुमित बोला, हाँ, आज का खाना तुम्हारी भाभी ने जो बनाया है, इसलिए तुम सबको इतना स्वादिष्ट लग रहा है, वरना मेरे हाथों के खाने में इतना स्वाद कहाँ। रोहित की माँ कमला झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोली। सभी खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। सभी की नाश्ते के बाद गौरी अपने साथ लाए गए सामान को निकालकर व्यवस्थित करने लगती है तो पाती है कि उसके पिता ने उसका बैंक पासबुक भी दे दिया है, जिसमें मुश्किल से 10 या 20 हजार रहे होंगे। गौरी मन में बोली, बेटा खाते को चेक किए अलमीरा में संभाल कर रख देती हूँ। दूसरे दिन रोहित अलमारी से अपना कुछ जरूरी कागजात ढूंढ रहा होता था, तभी उसे गौरी की बैंक पासबुक दिखाई देती है। वह जिज्ञासा बस उसे खोलता है। पासबुक खोलते ही उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। 30 लाख रुपए गौरी के खाते में। वह किसी से कुछ नहीं कहता, सीधे अपने कागजात देकर बाहर निकल जाता है। दिन भर वह यही सोच रहा होता है, इतने पैसे शादी वाले दिन किसने जमा किए होंगे। गौरी कहीं नौकरी भी तो नहीं करती है, तो फिर इतने रुपए कहाँ से आए। कहीं मेरे पिताजी ने दहेज तो नहीं लिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गौरी के पिता ने ही उसके लिए एफडी कराई होगी, शायद वही होगा। रोहित अपना सिर खुजाते हुए सोच रहा था, क्या मुझे गौरी से इस बारे में बात करनी चाहिए? पर मैं क्या करूंगा? जो भी है गौरी का ही तो है, और वैसे भी ये रुपए उसके पिताजी ने उसके नाम पर रखे हैं। पर बीच बीच में उसे दहेज देने की बात जान पड़ती है। वह ठान लेता है इस बारे में मैं गौरी को जरूर पूछेगा। गौरी बोली, अरे आप इतनी लेट? आप तो जल्दी आ जाते हैं, आज इतनी लेट क्यों? आज थोड़ा काम ज़्यादा था। रोहित बोला, अच्छा, मैं आपके लिए खाना कमरे में ही ले आती हूँ। रात को रोहित अपने घर देर से वापस आया था। गौरी ने रात का खाना उसके टेबल पर ही रख दिया। दोनों पति पत्नी साथ साथ खाना खाने लगे। तभी रोहित को हिचकी आ गई। गौरी रोहित को पानी का ग्लास देते हुए कहने लगी, धीरे धीरे खाइए, इतनी भी क्या जल्दी है। रोहित पानी के गिलास को रखते हुए बोला, गौरी एक बात पूछो तुमसे। गौरी बोली, जी कहिए। रोहित बोला, मैंने आज अलमारी में तुम्हारा बैंक पासबुक देखी, क्या तुम उसे अपने साथ ले आई हो? हाँ, मैंने देखा, शायद मम्मी ने ही मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स की फाइल में उसे रख दिया था। क्यों, क्या बात है? वह थोड़ी देर बाद बोला,
वैसे मैं पूछ रहा था कि तुम्हारे अकाउंट में इतने पैसे कहाँ से आए? कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए कोई एफडी जमा कराया था? नहीं, उसमें तो पैसे ही नहीं है। मुश्किल से 10 से 20 हजार पड़े होंगे। रोहित का शक बढ़ने लगा। उसने पूछा, मैंने देखा उसमें 30 लाख रुपए जमा किए गए हैं, वह भी शादी वाले दिन। गौरी खाना खत्म करने के तुरंत बाद अपनी अलमारा खोलकर खाते को चेक करती है तो पाती है कि रोहित सही कह रहा था। उसमें 30 लाख रुपए थे और जमा करने की तारीख शादी वाले दिन ही थी। वह कहती है, पापा ने तो मुझे इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया, पर ये रुपए किस लिए जमा किए हैं? मैं सुबह होते ही पापा से पूछती हूँ। गौरी को बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। वह सोच रही थी उसके पिता ने इतनी बड़ी रकम उसके खाते में क्यों जमा करवाई, और वह भी शादी वाले दिन। तब उसे शादी वाले दिन की याद आती है। राज, अरे जरा गाड़ी निकालना, थोड़ा काम है। गौरी के मामा महेश कहते हैं। अरे जीजा जी, मेरी गाड़ी बाहर ही है, आप ले जाइए। और क्या मैं साथ चलूं? नहीं नहीं, मैं अकेले चला जाऊंगा, थोड़ा काम है, जल्दी ही आता हूं, और भी काम है, प्रभाकर ने जवाब दिया। प्रभाकर जी 2-3 घंटे बाद वापस घर आए तो प्रभा जी बोली, अरे कहाँ रह गए थे आप? मैं कितनी देर से आपको ढूंढ रही थी। अरे क्या हुआ भाग्यवान, मुझे थोड़ा सा काम था, इसलिए बाहर गया हुआ था। प्रभा जी फुसफुसाते हुए बोली, काम पूरा कराए? हाँ कराया, थोड़ी भीड़ ज्यादा थी इसलिए लेट हो गया। प्रभाकर ने गौरी की तरफ देखकर कहा। गौरी अब पूरी तरह आश्वस्त हो चुकी थी कि उसके पिता ने ही ये पैसे जमा कराए हैं। गौरी को अब लगने लगा था कि रुपए उन्होंने दहेज के लिए दिए हैं, क्योंकि गौरी घर से कोई भी सामान या और बाकी कुछ भी सामान नहीं लाई थी। केवल उसने अपने कपड़े और कुछ उपहार और साथ ही अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स ले आई थी। वह सोच रही थी कि यदि ये रुपए उसके ससुराल से दहेज मांगे होते तो रोहित को ज़रूर पता होता, पर रोहित को कुछ मालूम नहीं था। उसने रोहित से सुबह होते ही बात करने की सोची। यही सोचते सोचते उसकी आँख कब लग गई उसे पता ही ना चला। सुबह में गौरी जल्दी से नहा धोकर तैयार हो गई। पूजा करने के बाद और सबको नाश्ता कराने के बाद उसने अपनी माँ को कॉल लगाया। थोड़ी देर बात करने के बाद उसने माँ से पूछा, माँ, मेरे डॉक्यूमेंट्स के साथ बैंक पासबुक किसने रख दी, जबकि वह तो तुम्हारे रूम में थी और मैंने तो उसे अपने सामान में रखा ही नहीं था। क्यों बेटी, क्या हुआ? उसे मैंने ही रख दिया था। माँ, मेरे अकाउंट में इतने रुपए किसने जमा करवाए? प्रभा थोड़ी देर चुप रहती है। उसकी माँ की चुप्पी सब बयां कर देती है। बोलो माँ, कि दहेज के पैसे हैं ना? यानी ससुर जी ने आप लोगों से दहेज की मांग की थी, जबकि मैं आप सब तो दहेज के खिलाफ रहते थे। गौरी बोली, नहीं गौरी बेटा, ये दहेज के पैसे नहीं दिए हैं मैंने तुझे, अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उपहार दिया है। गौरी के पिता उसकी माँ से मोबाइल लेते हुए बोले, सच सच बताइए पिताजी, मेरे ससुर जी ने आपसे दहेज की मांग की थी ना? अरे नहीं नहीं बेटा, ये दहेज नहीं है, तुम हमारी बात समझो, प्रभाकर जी बोले। तो फिर क्या है, और क्यों आपने इतने रुपए दिए हैं, और वह भी शादी वाले दिन? आप पहले भी तो जमा कर सकते थे, और वह भी मुझे बताए बिना। आप अगर मुझे उसी वक्त झूठ ही कह देते कि ये पैसे मेरे लिए आपने एफडी कर रखे थे। गौरी ने अपनी मन की भड़ास निकालते हुए बोली, मैं आपसे कुछ नहीं कहती और खुशी खुशी इसे स्वीकार कर लेती, परंतु आपने। अच्छा, अब मैं समझी। तो उस दिन उस कमरे में आप और मेरे ससुर जी के बीच यही गुफ्तगू चल रही थी। मैंने तो सोचा था मेरा विवाह दहेज मुक्त हुआ है और इस समाज के लिए मिसाल बना है, परंतु यहाँ झूठी शान के लिए दिखावा किया गया है। गौरी रोते हुए कुर्सी से फोन काट देती है और पलंग के किनारे पर बैठकर रोने लगती है।
तभी रोहित उसके कमरे में आ जाता है। अरे गौरी, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? कल रात आप मेरे खाते में जमा रुपए के बारे में पूछ रहे थे ना? वह पैसे आपके पिताजी ने दहेज में मांगे थे, इसे मेरे पापा ने पूरा किया। क्या कह रही हो तुम? नहीं नहीं, जरूर तुम्हें कोई भ्रम हुआ होगा। पिताजी ने कोई दहेज नहीं लिया है, रोहित ने कहा। ये बात मैंने अपनी माँ से पूछा, गौरी अपने आंसू पोंछते हुए बोली। पर माँ और पापा ये बात मानने को तैयार ही नहीं है। और हाँ, आपको याद है जब आप मुझे देखने गए थे, पापा और ससुर जी कुछ बात करने अपने कमरे में चले गए थे। उन दोनों के बीच यही बातें हुई थी। मुझे पूरा विश्वास है, पूरा समाज जानता है कि हमारा एक दहेज मुक्त विवाह हुआ है। फिर ये दहेज वाली बात कहाँ से आ गई? ये बात आप ससुर जी से जाकर पूछिए। माँ, पिताजी, चिल्लाते हुए रोहित अपने कमरे से निकला। दिवाकर जी हॉल में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? दिवाकर जी गुर्राते हुए बोले। मैं ये क्या सुन रहा हूं पिताजी? क्या सुन रहे हो तुम भाई? जरा हमें भी तो बताओ। तुमने ऐसा क्या सुन लिया कि अपने बाप से जबान लड़ा रहे हो? क्या आपने गौरी के पिता से दहेज की मांग की थी? क्या बक रहे हो तुम? दिवाकर जी गुस्से में घूरते हुए बोले। तो फिर गौरी के खाते में 30 लाख रुपए शादी वाले दिन कहां से आ गए? दिवाकर, मुझे क्या पता, गौरी पिता ने उसको दिए होंगे। क्या मैं और एक बात जान सकता हूं पिताजी? रोहित धीरे से बोला। क्या? दिवाकर जी बोले। जब मैं पहली बार गौरी को देखने गया था, आप और गौरी के पिताजी के बीच उस कमरे में क्या बातचीत हुई, क्या मैं जान सकता हूं? हमारे बीच जो कुछ भी बातें हुई, ये मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। इसका अर्थ यही निकलता है कि आपने गौरी के पिता से दहेज के रुपए मांगे। मैंने कहा ना, हमारे बीच ऐसी कोई बात नहीं हुई। बहुत देर तक इस बात पर झगड़ने पर दिवाकर जी ने स्वीकार कर लिया कि उन्होंने पैसे मांगे थे। हाँ, मैंने पैसे मांगे थे। क्यों? क्या हुआ? तो फिर आपने समाज में ये ढिंडोरा क्यों पिटवाया कि हम एक दहेज मुक्त विवाह करवा के एक मिसाल कायम कर रहे हैं? क्यों शादी के बाद वाले दिन आप मीडिया वाले को बढ़ चढ़कर बता रहे थे? क्यों? मुझे जवाब चाहिए। मैंने तो सोचा था आप एक अच्छे नागरिक के नाते ऐसा कदम उठा रहे हैं, पर नहीं, आप भी पुरानी दकियानूसी सोच से बाहर नहीं निकल पाए। हर घर की बातों को सुनने वाला एक निज़र घर में ही मौजूद रहता है, वह है दीवार। इसलिए कहते हैं दीवार के भी कान होते हैं। पर यहाँ पर दीवार के साथ कोई और भी सुन रहा था, जिसे खिड़की के नीचे छुपे हुए रोहित ने देख लिया था। अरे रुको, कहाँ भाग रहे हो? रुको, अभी तुम्हें बताता हूं, कहते हुए उसके पीछे भागा। खिड़की के नीचे कौन था जो छुपकर बातें सुन रहा था, और इसे यहाँ आने की इजाजत किसने दी थी? उस आदमी के पीछा दौड़ा, पर वह भाग चुका था। रोहित ने उसका चेहरा देखने की कोशिश की, पर देख नहीं पाया, क्योंकि उसने अपने चेहरे को गमछे से ढक रखा था। परंतु आंखों ने अपना परिचय दे दिया था। रोहित को ऐसा लग रहा था कि कोई जाना पहचाना चेहरा गमछे के अंदर छुपा था। वह व्यक्ति कोई और नहीं, रोहित के घर का पुराना नौकर राजू था। राजू भागते भागते अपने घर पहुंचा। अरे, तुम लोग दिवाकर जी के घर गए थे ना, और इतनी जल्दी वापस भी आ गए? रामू ने कहा। भैया वो मैं गया था उनके घर। उनके वहां बाप बेटे में लड़ाई हो रही थी, और मैं खिड़की के पीछे से सब सुन रहा था। तभी रोहित ने मुझे देख लिया। मैं डर के मारे अपनी जान बचाकर भाग आया। तुम्हें क्या जरूरत थी उनकी बातें सुनने की? मैंने तुम्हें वहां काम करने के लिए भेजा था या उनकी जासूसी करने के लिए? रामू गुस्से से बोला। और तुम्हारी इन्हीं हरकतों के कारण ही दिवाकर जी ने तुम्हें नौकरी से निकाला था। इसलिए तुम आज भी
इधर उधर की ठोकरें खा रहे हो। अब तुम मेरी बची कुची इज्जत भी डुबाना चाहते हो? रामू बोला। नहीं भैया, नहीं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता कि आपको मेरे कारण सर झुकाना पड़े। रामू बोला। तो क्या उन्होंने तुम्हें देख लिया था? नहीं, मैंने अपना चेहरा गमछे से ढक रखा था और वह लोग मुझे पहचान भी नहीं पाए होंगे। राजू पसीने से सना अपना चेहरा पोंछते हुए बोला। तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता है रामू, गुस्से से बोला। मैंने मालिक से कह दिया था कि मैं कुछ दिन नहीं आ पाऊंगा, मुझे जरूरी काम से गांव जाना है, इसलिए मैंने तुम्हें वहां भेजा। पर तुमने अपना काम तो किया नहीं, पर मेरा काम जरूर तमाम कर दिया। अब मैं गांव से वापस आकर मालिक को क्या बताऊंगा कि मेरा भाई यहां जासूसी करने आया था और मुंह छिपाकर भाग गया। उसी दिन शाम के समय राजू अपने दोस्तों के साथ साथ जुए खेल रहा था। बातों ही बातों में राजू ने सुबह हुई घटना को अपने दोस्तों को कह सुनाया। दिवाकर के घर अभी भी पारा गर्म था। रोहित गुस्से से किसी से बात नहीं कर रहा था। उसकी माँ उसे समझा रही थी। बेटा, तुम्हारे पिता ने जो भी किया तुम दोनों की भलाई और भविष्य को देखते हुए ही किया है, कमला जी बोली। रोहित बोला, पर माँ, आप लोगों ने पूरे शहर में इस बात का नगाड़ा क्यों बजवाया कि हम दहेज मुक्त विवाह करवाकर सामाजिक कुरीतियां मिटा रहे हैं? ये तो गलत है ना। धीरे धीरे पूरे शहर में दिवाकर जी के बारे में चर्चा होने लगी। किस तरह दिवाकर जी ने दहेज लेकर अपने बेटे का दहेज मुक्त विवाह करवाया। भाई साहब, हम क्या सुन रहे हैं? लोग आपके बारे में क्या ऊट पटांग बातें कर रहे हैं? राघव, दिवाकर के पड़ोसी ने कहा। क्या बातें कर रहे हैं राघव जी? यही कि आपने दहेज लेकर अपने बेटे की शादी करवाई है। किसने कह दिया? दिवाकर गहरी आवाज में, पूरे शहर में आप ही के चर्चे हो रहे हैं कि आपने अपने समधी जी से 30 लाख रुपए लिए हैं। क्या बेकार की बातें कर रहे हो? शायद ये सब किसी की सोची समझी साजिश है आपको बदनाम करने के लिए। राघव जी बोले। हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो। शायद कोई मुझे और मेरे परिवार को बदनाम करना चाहता है। मैं इसका पता लगाकर रहूंगा कौन है जो मुझे बदनाम करना चाहता है। दिवाकर ने गहरी सांस लेते हुए कहा। रोहित को भी अपने ऑफिस से ताने सुनने को मिल रहे थे। रोहित को देखते ही फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। ये वही है जिसने दहेज लेकर दहेज मुक्त विवाह किया है। ये सब सुन सुनकर उसका सर दुखने लगता है और वह घर चला जाता है। घर जाकर अपनी माँ से पूछता है, माँ, ये 30 लाख की बात पूरे शहर में किसने फैलाई? हाँ बेटा, तुम्हारे पिताजी भी कह रहे थे किसी ने पूरे शहर में ये बात फैला दी है, कमला जी बोली। लोग भी तुम्हारे पिताजी को आते जाते टोक रहे हैं, कमला बोली। जरूर किसी ने हमारी बातें सुन ली है और बाहर फैलाई है। माँ, आपको याद है उस दिन जब मैं पिताजी से इस बात पर झगड़ रहा था, तो उस दिन कोई था जो हमारी बातें सुन रहा था। वह कोई और नहीं, हमारा पुराना नौकर राजू ही था। शायद उसी ने ही ये बातें पूरे शहर में फैलाई होंगी। हाँ बेटा, हो सकता है कि वह हमसे अपना पुराना बदला ले रहा है। अपने अपमान का जिस दिन तुम्हारे पिताजी ने उसे नौकरी से निकाला था, उसका कितना अपमान किया था। 2 वर्ष पहले की बात है। राजू दिवाकर जी के घर में काम करता था। एक दिन वह कमला जी के कमरे की सफाई कर रहा था। सफाई करते करते उसे कमला जी के कुछ गहने दिखाई पड़े जो कमला जी को उनकी सास से विरासत में मिले थे। एक दिन मौका पाकर राजू गहने चुरा कर ले गया और सुनहार की दुकान पर जाकर बेच दिए। और इधर कमला जी अपना पूरा घर पर उन्हें गहने कहीं नहीं मिले। राजू से पूछताछ करने पर उसने बताया उसने कोई भी गहने नहीं देखे। इधर कमला जी को राजू के ऊपर ही शक हो रहा था
क्योंकि जिस दिन उन्होंने गहने निकाल कर बाहर रखे थे, राजू उनके कमरे की साफ सफाई कर रहा था। गायब हुए गहनों का पता लगाने के लिए दिवाकर जी ने पुलिस को खबर की। पुलिस के आने पर डर से राजू ने नानुकुर करते हुए स्वीकार कर लिया कि गहने उसी ने लिए थे और बाजार में बेच दिए। पुलिस की मदद से गहने तो वापस मिल गए, परंतु राजू के ऊपर से विश्वास नहीं रहा और दिवाकर जी ने उसे सबके सामने जलील करते हुए घर से निकाल दिया। इसका बदला लेने के लिए राजू इस तरह की बातें फैला रहा था। दिल्ली में रोहित के बचपन के दोस्त रोहन का घर था। रोहन लंदन में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी करता था। वह कभी कभार ही घर आता था। इस बार उसकी छुट्टियां ज्यादा थीं, इसलिए उसने रोहित और उसकी पत्नी गौरी को अपने घर आने का आमंत्रण दिया। लंदन में रहने के कारण वह शादी में नहीं आ पाया था और इसलिए निमंत्रण से स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों बाद रोहित को दिल्ली में बिजनेस संबंधित कुछ काम पड़ा था और उसे रोहन से मिलने भी जाना था, इसलिए रोहित ने दूसरे दिन की फ्लाइट की टिकट बुकिंग करवा ली। एक दिन गौरी रोहन का कॉल आया था। उसने हमें अपने घर मिलने बुलाया है, रोहित ने गौरी से कहा। गौरी बोली, कौन रोहन? अरे हाँ, याद आया, वही आपके दोस्त जिनसे कुछ दिनों पहले ही हमारी बात हुई थी। रोहित बोला, हाँ, हमें कल ही दिल्ली के लिए निकलना है और कल ही फ्लाइट की टिकट है। इधर मुझे दिल्ली में कुछ काम करना है और इसी बहाने उससे मिलना भी हो जाएगा। गौरी बोली, ठीक है, मैं जाने की तैयारी करती हूँ। रोहित बहुत दिनों बाद आया है, रोहन कह रहा था। इस बार वह अपने मम्मी पापा को भी लंदन ले जाएगा। दूसरे दिन दोनों ने अपना सामान पैक कर लिया, साथ ही कमला जी के पांव छूते हुए विदा ली। अभी भी दोनों दिवाकर से नाराज थे। पिता पुत्र में बातचीत बंद हो गई थी। फ्लाइट से उतरने के बाद टैक्सी लेकर सीधे रोहन के घर पहुंचे, जहां उनकी पूरी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। दरवाजे की डोरबेल बजी। दरवाजा खुलने एक महिला आई जो तकरीबन 50 वर्ष की होगी। आओ आओ बेटा, तुम रोहन के दोस्त रोहित हो ना? रोहन बता रहा था कि तुम और तुम्हारी पत्नी आने वाले हैं। दोनों ने रोहन की मम्मी रमा जी के पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त किया। अरे जनाब को आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? रोहन अपने दोस्त को गले लगाते हुए बोला। नहीं भाई, हमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं हुई, पूरे रास्ते मजे करते हुए आए हैं। रोहन, नमस्ते भाभी जी, आपको तो कोई तकलीफ नहीं हुई ना? गौरी, नहीं रोहन जी, हम आराम से आए हैं। दोनों नाश्ता करने के बाद रोहन के साथ बातचीत कर रहे थे। तभी रोहन ने रोहित से पूछा, रोहित एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? अरे भाई, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, तुम पूछो तो सही, रोहित ने कहा। कुछ दिनों पहले पंकज से मेरी बात हुई थी। मैं तुम दोनों की शादी के बारे में बता रहा था और उसने ये भी बताया कि तुम्हारे शहर में तुम्हारे बारे में किस तरह की खबरें फैली हुई हैं। हाँ रोहन, हमें भी नहीं पता यार, ये बातें किसने फैलाई हैं, रोहित ने कहा। तो क्या तुम्हारे दहेज लेने वाली खबर सच है? रोहन ने पूछा। अब तुमसे क्या छुपाना, अभी तो तुम तो मेरे बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त रहे हो। पिताजी हमेशा से ही दहेज के खिलाफ रहे हैं, पर इस बार पता नहीं उन्होंने क्यों मेरे ससुर जी से पैसों की मांग की। इसे मेरे ससुर जी ने खुशी खुशी पूरा किया। ये कदम उठाने के पीछे क्या कारण है, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। रोहित ने पूरी घटना विस्तार से सुना डाली। पिताजी ने जो किया उससे हम सब बहुत ही शर्मिंदा है। शर्मिंदा इस बात पर नहीं कि उन्होंने दहेज दिया, इस बात पर कि एक तरफ दहेज देकर दहेजमुक्त विवाह करवाया, साथ ही बड़े बड़े अखबारों में अपनी उपलब्धि का बखान किया। दूसरे दिन रोहित अपने जरूरी काम निपटाने चला गया। शाम तक वापस लौट आया था। तभी रोहन ने उसे दिल्ली घुमाने की बात कही। रोहित और गौरी दोनों तैयार हो गए दिल्ली घूमने के लिए। रोहन ने अपनी नई कार से दोनों को पूरी दिल्ली की सैर करवाई।
उन्होंने 5 स्टार होटल में रात का खाना खाया और अपने घर वापस लौट आए। अगले 2 दिन बाद गौरी और रोहित की फ्लाइट थी, इसलिए दूसरे दिन भी उन्होंने दिल्ली की कुछ मशहूर जगहों को घूमने का लुत्फ उठाया। साथ ही तीनों ने खूब मजे किए और इसी तरह पूरा दिन बीत गया। रात को तीनों थके हारे घर लौटे। अगले दिन दोनों अपने घर वापस चले गए। दिवाकर के लिए बड़े बड़े पोस्टर तैयार करो, जिसमें बड़े बड़े शब्दों से लिखा होना चाहिए, दहेज मुक्त विवाह करवाने वाला दिवाकर, जिसने 30 लाख रुपए दहेज दिया। जरा उसे भी तो पता चले कि मुझसे दुश्मनी रखने वालों का क्या हाल होता है। कॉल पर बात करते हुए एक व्यक्ति जो दिवाकर को अपना कट्टर दुश्मन मानता है। ठीक है साहब, काम हो जाएगा, अगर पहले कुछ एडवांस मिल जाए तो। दूसरी ओर से आवाज आई, तुम पैसों की चिंता मत करो, पहले काम पूरा करो, काम पूरा करते ही तुम्हें दुगना रकम दूंगा। ठीक है साहब। दूसरी ओर से, और हाँ, इस बात का पता किसी को भी नहीं लगना चाहिए और पूरा काम अंधेरे में होना चाहिए। जी साहब, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। पूरे शहर में दिवाकर की दिखाई और सुनाई देना चाहिए। अगले दिन सुबह हर गली, हर मोहल्ले की दीवारों में दिवाकर जी छाए हुए थे। चारों तरफ दिवाकर जी की बातें हो रही थी। अगले दिन रोहित अपने काम पर वापस जा रहा था। उसे पूरे रास्ते अपने पिता की तस्वीर दिखाई देती है। दहेज मुक्त करने वाला व्यक्ति वह गुस्से से वापस घर लौटाता है और अपनी माँ और पत्नी से कहता है, माँ, किसी ने पिताजी की तस्वीर पूरे शहर में जगह जगह ला रखी है। कोई है जो वे बदनाम करना चाहता है। पूरे शहर में पिताजी के बारे में ही चर्चाएं हो रही हैं। किस तरह पिताजी ने पैसे लेकर हमारा विवाह करवाया। कहीं ये हमारा पुराना नौकर राजू तो नहीं। कमला जी चिंता में पड़ गई। नहीं माँ, वैसा नहीं कर सकता, क्योंकि वह इतना अमीर नहीं है कि किसी को बदनाम करने के लिए पैसों को पानी की तरह बहाए। जरूर ये पिताजी के किसी दुश्मन का ही काम है। रोहित ने कहा, कमला जी, पर तुम्हारे पिताजी की दुश्मनी तो किसी से नहीं है। रोहित, फिर ऐसा कौन कर सकता है? इस बात का पता लगाना ही पड़ेगा और इसके लिए हमें FIR करनी होगी। आप पिताजी को कुछ भी मत बताइएगा, वरना वह किसी से नजरें भी नहीं मिला पाएंगे और आपको वो फिलहाल कुछ दिनों तक बाहर जाने से रोकना होगा। कमला जी बोली, ठीक है बेटा, मैं कोशिश करूंगी, पर तुम तो जानते ही हो कि तुम्हारे पिताजी किसी की सुनते कहाँ हैं। रोहित, माँ, मैं भी पुलिस स्टेशन जाता हूँ रिपोर्ट लिखवाने के लिए। रोहित पुलिस स्टेशन पहुंचा। इंस्पेक्टर साहब बोले, जी कहिए, क्या समस्या है आपकी? रोहित बोला, जी किसी अज्ञात व्यक्ति ने मेरे पिताजी को बदनाम करने के लिए उनकी तस्वीर पूरे शहर में रखा रखी है कि उन्होंने 30 लाख रुपए दहेज लिए हैं। इंस्पेक्टर, ठीक है, आप अपनी रिपोर्ट लिखवा दीजिए, हम पता करते हैं कौन ऐसा काम कर सकता है। आपकी किसी से कोई दुश्मनी? रोहित बोला, नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमारे परिवार की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। इंस्पेक्टर, तो हो सकता है आपके किसी करीबी ने जानबूझकर आपको बदनाम करने की साजिश रची हो। ठीक है, फिलहाल आप जा सकते हैं, हम मामले की जांच शुरू कर देते हैं। साथ ही उन पोस्टरों को जल्द से जल्द हटाने की कोशिश करते हैं। इस काम को करने वाला कोई और नहीं बल्कि दिवाकर की बचपन के दोस्त राजन का हाथ होता है। किसी जमाने में राजन और दिवाकर बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। दोनों साथ उठते बैठते, साथ स्कूल जाते, साथ खेलते। इसी तरह दिन बीत रहा था। 12वीं की परीक्षा खत्म हो चुकी थी। रिजल्ट आने का इंतजार था, जो कि कुछ ही दिनों में आ गया। दिवाकर ने 12वीं की परीक्षा फर्स्ट डिवीजन से पार कर ली, जबकि राजन 2 विषय में फेल हो गया। दिवाकर को अपने दोस्त के रिजल्ट देखकर बहुत दुख हो रहा था और अपने रिजल्ट की खुशी कारण वह अब दूसरे शहर पढ़ने के लिए जाने वाला था। कुछ दिन बाद दिवाकर ने
अपना एडमिशन शहर के नामी कॉलेज में करवा लिया और इधर राजन गांव में ही रहने लगा। दिवाकर के ना रहने पर उसने गांव के कुछ बदमाश लड़कों के साथ दोस्ती कर ली जो अपनी बुरी आदतों के कारण बदनाम थे। राजन भी उनकी संगति अपना चुका था। शराब, जुआ आदि उसके दोस्त बन चुके थे। शहर से जब दिवाकर वापस आया तब तक राजन पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। दिवाकर ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की परंतु उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। वह नशे में धुत था। वह दिवाकर के ऊपर भड़क उठा और दिवाकर को भगा दिया। इधर दिवाकर को अपने दोस्त की चिंता लगातार सताने लगी। दूसरे दिन एक बार फिर उसे समझाने की बेकार कोशिश करने के लिए उसके घर गया। वह अपने घर में नहीं था तो उसने अपने पुराने अड्डे में ढूंढने में चल पड़ा। वहां पहुंचने में कुछ कदम ही बाकी थे कि उसे कुछ आवाज सुनाई देने लगी। राजन कुछ आदमियों के साथ व्यापार की बातें कर रहा था। उसने छुपकर देखा कि उसके हाथ में ड्रग्स के कुछ पैकेट थे जिसे उसने उन लोगों को दे दिया। बदले में वे लोग उसे कड़क नोटों के 2 बंडल पकड़ा गए। राजन नोटों को एक एक कर गिनने लगा। तभी पीछे से दिवाकर ने उसे पकड़ लिया। राजन, तुम यहां क्या कर रहे हो और ये पैसे किसने दिए? अरे अरे दिवाकर, तुम कब आए? राजन घबराता हुआ बोला। दिवाकर, बस अभी। और वो लोग कौन थे जो तुम्हें पैसे दे गए? राजन, वे तो मेरे मामा के गांव से आए थे। पिताजी को कुछ पैसों की जरूरत थी तो मामा ने उनके हाथों भिजवाया था। दिवाकर, अच्छा, तुम्हारे हाथों में जो ड्रग्स के पैकेट देखा वह सब भी शायद तुम्हारे पिताजी ने ही गांव भिजवाया होगा, है ना? जवाब दो। वैसे मैं भी तुम्हारे पिताजी से मिलकर ही आ रहा हूं। कहो तो सारी बातें कह दूं जो भी तुम्हारे और लोगों के बीच हुई है। मैंने सब सुन लिया है। अब झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। नहीं, मुझे माफ कर दो। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मेरा विश्वास करो। बस किसी से मत कहना। मैं तुम्हें तुम्हारे पैर पकड़ता हूं। अगर तुम मुझसे वादा करते हो कि तुम ऐसा काम फिर कभी नहीं करोगे तो मैं किसी से भी ये बात नहीं कहूंगा। राजन, ठीक है, मैं वादा करता हूं मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। दिवाकर, ठीक है, चलो घर चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दिवाकर जैसे ही पीछे घूमता है राजन पास पड़े पत्थर उठाकर उसके सिर पर मार देता है। दिवाकर अपना सिर पकड़कर वहीं गिर जाता है। उसके सर से रक्त की धारा भरने लगती है। राजन अपने घर भाग जाता है। करीब 1 घंटे बाद दिवाकर को होश आया। दिवाकर धीरे धीरे गिरते पड़ते अपने घर तक पहुंचता है। घर पहुंचते ही घर वालों के होश उड़ जाते हैं कि ये कैसे हो गया। दिवाकर ने पूरी घटना बता देता है और बेहोश हो जाता है। दिवाकर को हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां पर उसका इलाज 15 दिनों तक चलता है और इसी बीच उसे 2 बोतल खून भी चढ़ाई जाती हैं। जब दिवाकर ठीक होकर घर वापस लौटता है तो राजन के बारे में पूछता है। उसके पिता उसे दोस्ती रखने के लिए मना करते हैं पर फिर भी वे उसके घर जाने की जिद करता है तो उसके पिता पूरी सच्चाई उसके सामने रख देते हैं। किस तरह राजन के पिता ने दिवाकर को उल्टा फंसाने की नाकाम कोशिश की। दरअसल राजन ने दिवाकर को गिरा देखकर भाग गया और घर में उसने उसके पिताजी को मनगढ़ंत कहानी सुनाई कि दिवाकर ने राजन और उसके साथियों के साथ मारपीट की। किसी एक साथी के धक्का देने पर गिर गया और पास पड़े पत्थर से लगकर उसका सर फूट गया। जब दिवाकर के पिता राजन के पिता से शिकायत करने चले तब उन्होंने सारी मनगढ़ंत कहानी सुनाई और उल्टा दिवाकर के नाम पुलिस में कंप्लेंट लिखवाई। दिवाकर के पिता के एक दोस्त जाने माने वकील थे जिसकी मदद से उन्होंने राजन को 3 साल की कैद दिलवाई। इस तरह राजन पूरी तरह बर्बाद हो चुका था और पूरे परिवार का नाम भी डुबा दिया था। उसने जेल से छूटने के बाद भी अपना काम जारी रखा। इसी तरह वह धीरे धीरे आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगा। उसके पिता ने उसकी हरकतों देखते हुए उसकी शादी करवा दी परंतु फिर भी उसने अपना धंधा नहीं छोड़ा। वह अपने धंधे को और आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था। समय चक्र चलता जा रहा था।
पंकज भी अपना स्कूल की पढ़ाई पूर्ण कर चुका था। इसी बीच एक दिन राजन पंकज के वार्षिक उत्सव की तस्वीरें देख रहा था। अचानक उसे दिवाकर की जैसा चेहरा दिखाई पड़ा। उसने अपने बेटे पंकज से पूछा तो उसने बताया कि ये रोहित है। उसने रोहित के पिता का नाम पूछा तो पंकज ने बता दिया। तब से उन्होंने पंकज के मन में धीरे धीरे जहर घोलना शुरू किया कि किस तरह उसके पिता ने मिलकर राजन को सलाखों के पीछे भेजा। पंकज अपने पिता का बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने रोहित की दोस्ती बरकरार रखी। जब उसे रोहित की शादी में दहेज देने की बात पता चली तो उसे एक बदला पूरा करने का बहुत अच्छा अवसर दिखाई दिया। पंकज ने चारों तरफ से जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इसी बीच उसे रोहित की रोहन के घर दिल्ली जाने की खबर मिली। तभी उसने रोहन को कॉल कर रोहित की शादी समारोह के बारे में सब कुछ बताया। साथ ही उसे दहेज वाली खबर भी सुनाई और उसे सब कुछ समझा दिया। रोहित के जाने के बाद रोहन ने सारी बात पंकज को बताई, जो भी रोहित ने उससे कहा था। इसी आधार पर पंकज और उसके पिता ने मिलकर दिवाकर को बदनाम करने की कोशिश की। 2 दिन बाद रोहित के पिता दिवाकर ने आत्महत्या कर दी। पुलिस ने जांच शुरू कर दी। एक सुसाइड नोट बरामद हुआ जिसमें उन्होंने ये स्वीकार किया कि उसने दहेज लिया था और इसमें किसी की भी गलती नहीं थी और उसके इस कदम को उठाने के पीछे समाज में हो रही बदनामी थी। उन्होंने आगे लिखा कि किसी को भी दहेज नहीं लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए, अन्यथा परिणाम सामने है। अगर आप इससे सीख नहीं ले सकते हैं तो ये समाज आपका भी वही हश्र करेगा जो मेरा हुआ है। मेरी गुजारिश है आप सभी से ऐसी गलती ना दोहराएं कि भविष्य में आप भी किसी को भी ऐसा कदम उठाना पड़े। इससे सभी को ये सीख लेनी चाहिए कि दहेज देना और देना पाप की सम्मान है। किसी की जमीन जायदाद घर द्वार सभी बिक जाते हैं, फिर भी दहेज देने वालों को कम ही लगता है। दहेज के चक्कर में कितनों की जान चली गई, परंतु क्या किसी को जीवन मिला? एक बार जीवन के समाप्त होने पर जीवन दोबारा नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए जो भी करें सोच समझ कर करें। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगीवर्स को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।